हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 10th में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 मैथ के जो चैप्टर है वास्तविक संख्या उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं उसको हम एक एक करके ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। मेनली इस चैप्टर के अंतर्गत हमें संख्याओं से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। आप क्लास 10 से पहले बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़े होंगे, जैसे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े होंगे। यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती है? वह पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके बाद पढ़े होंगे आप सम संख्या। सम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। फिर पढ़े होंगे विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो उसी प्रकार से आप इसके आगे पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में सीखे होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्त हो या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्त हो या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कटता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसी तरीके से और संख्याओं के बारे में कुछ देखते हैं। संख्याओं के प्रकार में देखते हैं कि सबसे पहले सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो कोई दो संख्या लीजिए, 2 ऐसी अभाज्य संख्या होना चाहिए जैसे 3 और 5। अगर उसका आप HCF निकालें तो अगर 1 हो गया तो वह संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी। इसका HCF निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। HCF इसका हो गया 1। तो 2 वैसी संख्याएं अभाज्य कहलाती है यदि उनका HCF 1 हो तो उस संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। जैसे 3 और 5, जैसे 5 और 7 देख लीजिए, क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो अथवा जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, तथा इसके साथ कंडीशन क्या है कि Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे में आप 8 और 5 देख लीजिए, या P और ये Q, ये P/Q के रूप में है और Q डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। और देख लेते हैं जैसे 9 तो यहाँ आपको P/Q के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं। यह भी क्या हो गया? P/Q के रूप में। यहाँ भी Q क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो अथवा जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 4/3, 3/7 कुछ भी आप संख्या ले सकते हैं जिसे P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। आगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ठीक परमेय का अपोजिट। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, जो संख्याएं रूट के अंदर आता है उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो क्या कहलाता है? नहीं, अपरमेय संख्या कहलाता है। अपरमेय संख्या देखिए जैसे और -√3, √5, 2√3, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या। अब जो चैप्टर के अंदर पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो जब परमेय और अपरमेय संख्याओं के
साथ में मिला देते हैं तो जो संख्या बनता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 वास्तविक संख्या है, √3 वास्तविक संख्या, -1/√3 अपरमेय संख्या है और यह अपरमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी हो जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में हमें क्या करना है, परमेयिका और एल्गोरिथम की मदद से आपको एचसीएफ निकालने के लिए सीखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेमा, जिसको परमेयिका कहते हैं। परमेयिका क्या है, तो जो प्रमेयिका होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी मदद से हम और कथनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, परमेयिका कहते हैं। फिर एल्गोरिथम किसे क्या है, तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो एल्गोरिथम जो होता है वह सुप्रभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जिसका उपयोग किसी विशेष समस्या को हल करने में होता है। हम आगे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जिसका उपयोग किसी विशेष समस्या को हल करने में होता है। फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे एल्गोरिथम जो शब्द था इसकी उत्पत्ति फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी, एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, जिन्होंने एल्गोरिथम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए उसकी उत्पत्ति वहीं से माना जाता है। फिर अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति हिसाब अल-जबर वाल मुकाबला नामक पुस्तक के नाम से हुई है। हिसाब अल-जबर की रचना अल-ख्वारिज़मी ने ही की थी। इसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय किसको कहते हैं, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को अगर हमको लिखने कहे तो इस प्रमेय के अनुसार कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे हम मानकर चलते हैं कि लेते हैं 20, एक भाज्य संख्या है, इसका आप गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य खंड निकालेंगे तो 10 2 से 5, इसका 20 का कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ 2 2 5 सब क्या है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप कोई भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में निकाल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर AC अद्वितीय जो उनमें है, उनमें AC अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती है कि A बराबर BQ प्लस R। यह पढ़े थे पहले, भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस शेष, पढ़े थे, यही है। यहाँ देखिए Q और R विद्यमान है कि नहीं है, और यहाँ हमेशा A बड़ा होगा किससे, B से, साथ में जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। फिर अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभी वहां प्रमेयिका था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखे थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इससे क्या ज्ञात करते हैं, HCF को ज्ञात करते हैं। तो इसकी पहली बात क्या है, दो धनात्मक संख्याएं A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। अर्थात आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं A बराबर BQ प्लस R को। उसके बाद दूसरा क्या, इस प्रक्रिया को तब तक अपनाते रहें जब तक R बराबर 0 प्राप्त नहीं हो, यानी R जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक इस प्रक्रिया को A बराबर BQ प्लस R आप इस्तेमाल करते रहें। फिर यदि R बराबर 0 हो तो अंतिम भाजक B ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जो इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं
जैसे मैं 12 और 30 को ले रहा है, तो 12 को 30 में भागा दीजिए, तो 12 दूना का 24, यहाँ कितना बचेगा 6। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर जीरो हुआ, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर नहीं जीरो है। तो यहाँ a क्या था 30, b आया है 12 और ये आया है Q2 प्लस 6। इसको बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। यहाँ आर जीरो नहीं हुआ, फिर जो आर बना आया है उसको क्यू बी मानिए और फिर से बी में भागा दीजिए, तो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ आर क्या हो गया जीरो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ आर और जीरो हो गया, इसलिए सी एफ बराबर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ टर्म को देख लेते हैं। एलसीएम किसको कहते हैं और एचसीएफ किसको कहते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समवर्त। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहें तो लघुत्तम समवर्त। यह होता क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई प्रत्येक संख्या से क्या रहे, पूर्णतः विभाज्य, उसे ही को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहें तो महत्तम समवर्तक, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। जैसे 12 16 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है। अब इसके बाद हम करते हैं शुरू चैप्टर को, तो चलिए अब शुरू करते हैं उदाहरण के क्वेश्चंस को देखना। तो उदाहरण का सबसे पहला उदाहरण क्वेश्चन है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए कि छोटा कौन है। तो यहाँ 4052 है जो क्या है, छोटा है, और 12576 बड़ा है। तो इसमें भाग लगाएंगे, जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं उस तरीके से। तो यह कितना बार लग जाएगा, 4 तिया 12 यहाँ देख लीजिए, तो 12 तो 3 बार लग जाएगा। 3 दूना गुना करिए तो 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5, 0 गुना 3 करेंगे तो 0, एक बाकी था तो 1, 4 तिया 12, घटाइए तो 0 2 और ये 4 कट गया। यहाँ और हमने क्या इस्तेमाल किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ a बराबर वी क्यू प्लस आर, और यहाँ क्या हो गया, r डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक। नेक्स्ट में क्या, अब b हो जाएगा 420 और a हो जाएगा 4052। अब इसमें भाग लगाइएगा, कितना बार लगेगा, भाग लगाएंगे हम। तो 40 है तो 10 का 40 नहीं लग रहा, तो 9 बार लगा के देखते हैं। तो 0 9 दूना 18 के 8, 9 चौके 36 है 37, घटाएंगे तो 2, एक पैच चलेंगे, 15 में से 8 गया तो 7, और 9 में से 7 तो 2, और ये कट गया। अभी भी यहाँ इस्तेमाल किया हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर वी क्यू प्लस आर, यहाँ भी r डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए इसके बाद देखते हैं फिर से 272, ये 420 में भाग लगाइए तो कितना, एक ही बार लगेगा। तो 272 भाग देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 7 तो 4, और ये एक नहीं कट रहा। फिर से यही बात, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से लगाइए, 148 में 272 से, तो एक बार ही लगेगा। 148, 12 में 60 गया 4, 6 में 2, और ये क्या हो गया, कट गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ इस बार क्या हो गया है, 24 148 भागा दीजिए, 24 से 148 में भागा देंगे तो 24 छक 144 होता है 6 बार, 144 कितना 4 कट गया। यहाँ भी क्या लिखेंगे, यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस और डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 4 आ गया, 24 में भाग दीजिए, 6 चौके 24। यहाँ देखिए पूरा पूरा कट गया, तो लिखेंगे इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम मान लेते हैं, क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा जो b है, b बराबर यहाँ 2 है, इसलिए b बराबर क्या मान लिए, 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q जो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है उसके लिए जो a होगा, a बराबर 2q प्लस r है, जहां r 0 या 1, जहां r 0 या 1 है। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू 2 है, तो r जो होता है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखे हैं, जो r का वैल्यू होता है वो r क्या होता है, या तो 0 से के बराबर हो गया या 0 से बड़ा, और b से हमेशा छोटा था। जब b ही यहाँ 2 है तो r का वैल्यू क्या 2 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 से छोटा होगा तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही ना हो सकता है।
देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि r जो है वह 0 से बड़ा और 2 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसीलिए जो a है, अगर r 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू प्लस 0, r का वैल्यू 0, तो a बराबर क्या आ गया, 2q। फिर यह क्या हो सकता है, a बराबर 2q और r का वैल्यू 1 लेंगे तो 2q प्लस 1। अब इसके बाद देखिए, तो यदि हम a बराबर ले रहे हैं 2q है, तो यह एक प्रकार का क्या है, यह एक सम पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है, जबकि एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। देखिए, बात को समझिए, यहाँ पे जैसे यहाँ a बराबर क्या आया है, 2q, तो आप पढ़े हैं कि कोई संख्या लीजिए, अब सम लीजिए या विषम लीजिए। जैसे कोई सम संख्या 2 है, 2 में उससे 2 गुना करिए तो 4 सम ही आएगा। 5 ले ले विषम, मेरा में 2 से गुना करिए, 5 दूना 10 सम ही आएगा। तो दुनिया का कोई भी संख्या लीजिए, अगर वो धनात्मक पूर्णांक है, पूरा संख्या है, अगर उसमें 2 से आप गुना करेंगे तो हमेशा क्या बन जाएगा, सम ही बनेगा। और विषम संख्या है, और विषम संख्या इसलिए क्या होगा, 2q क्या हो गया है, सम, और हम प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम से 1 ज्यादा क्या आएगा, विषम ही आएगा। इसलिए संख्या इस रूप में होती है। अब देखते हैं अगला। अगला कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप के होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसको दर्शाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए, माना कि मान लेते हैं कि माना कि जो a है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं इसको। और हमने यहाँ b बराबर क्या मान लिया, b बराबर 4 माना। तो जब b बराबर 4 माने हैं, तो यहाँ क्या होगा, a बराबर 4q प्लस आर। तो r के यहाँ से संभावित मान क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 4 से छोटा 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0, 4q प्लस 0, यानी जो a है वो a बराबर क्या आ गया, 6q। इसके बाद
r बराबर 1 पर, सॉरी 6 नहीं, एक सेकेंड, ये 6 नहीं होगा, 4 था तो 4 ही, 4 क्यू, तो r बराबर 1 पर, तो a बराबर इस पर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, फिर r बराबर 2 पर, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2, फिर r बराबर 3 पर क्या होगा a बराबर 4q प्लस में 3। देखिए इसके बाद यहाँ आपको यहाँ जो आपको दिख रहा है 4q और 4q प्लस 2 क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, इसलिए 4q और 4q प्लस 2 a का मान संभव नहीं है, क्योंकि वहां विषम पूछता है और यहाँ ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इसलिए संभव नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा को देखें। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर चौथा। एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनको ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहता था। ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसके लिए यह कार्य को करने के लिए इसे क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम क्या करते हैं कि HCF निकालेंगे, किसको 420 और 130 का। जैसे 420 को काजू और 130 को बादाम है, बादाम की बर्फी है। इसको हमको इस तरीके से सजाना है कि इनकी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहता था। यह ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो हमें इसके लिए कितनी, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 130 सब का कर दिए 420 में भागा दीजिए, 130 से 420 में भागा देंगे तो क्या हुआ 13 तिया 39, तो 390, 0 3 कट गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R और R डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर 30 से 130 में भागा दीजिए, तो 30 तिया 90, 30 चौके 120, तो 120, 0 1 कट गया। तो यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर BQ प्लस R डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब 10 से 30 में भागा दे दीजिए, तो 10 से 30 में देंगे भागा, दस से 30 में भागा देंगे तो क्या बार 10 दिया 30, क्या हो गया कट गया। तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर बराबर क्या हो गया 0, इसलिए सी बराबर क्या हो गया 10। तो पूछता था क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रकार के बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता कितनी ढेरी बनाएगा जो, तो हम इसमें लिख सकते हैं अतः 420 और 130 का HCF बराबर 10। तो लिखिए यहाँ पे, इसीलिए प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक प्रकार की बर्फी न था बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता को कितना ढेरिया बनाना पड़ रहा है 10 HCF आया है, यानी मिठाई विक्रेता को 10 की ढेरी बनाई जा सकती है। अब देखते हैं, ये तो क्वेश्चन जो पहले थे वो हो गए। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके प्रश्न एक को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए भाई करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रयोग। सबसे पहला है 135 और 225। 100, तो इसका क्या करेंगे HCF निकालेंगे। 135 225 लगेगा, एक बार 135 0 12 से 3 गया 9 कट गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इन सारे का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, और उस पर क्लिक करके आप चैनल में जाइएगा तो आपको जितने भी PDF हैं वो सारे PDF मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, A बराबर BQ प्लस R डज नॉट इक्वल टू यहाँ क्या 0। 90 से 135 में फिर से दीजिए, तो एक बार 90 5 13 में से गया 4। यहाँ भी क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R डज नॉट इक्वल टू 0। 45 से भाग दीजिए 90 में, तो कितना 2 45 1 मिनट, 45 से 45 दूना 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 45 दूना 90 कट गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, और R क्या आ गया यहाँ 0। तो इसलिए जो HCF है वह हो गया कितना 45, HCF हो गया 45। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, और जहाँ पे दिक्कत रह रहा है वहाँ वीडियो को रोक करके पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई
प्रश्न में डॉट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और जो आपको समस्या रहता है उस समस्या को फिर से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है वो 196 और कितना है 38,220। देखिए 196 और 38,220 भाग देंगे हम तो 19 दूना कितना होता है 38। एक ही बार लगेगा, नहीं लगेगा, दो बार लगाते हैं। कितना, एक ही बार, एक बार आप लगाएंगे तो यहाँ कितना 196, 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, अब ऊपर से उतरेगा 2। फिर से भाग लगाएंगे 30 बार, 9 दूना 18, 9 छक्का 54, यानी 9 बार लग जा रहा है। 3 9 बार कितना 9 छक्का 54 के 4 बाकियात में 5, 9 9 में 81 या 5 86 के 6 बाकियात में 8, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8 और एक 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9, और ये पैसा दे देते तो 7 में से 7 एक खत्म और ये भी हो गया। अब यहाँ हो गया 0। अब भाग लगाइए, 19 पचे 95 होता है, यानी 5 बार लगा के देखते हैं तो 6 पचे 30 के 0, और क्या 9 पचे 45, 45 और 3 48 के 8 बाकियात में 4, 5 गुना 1 करेंगे तो कितना 5, 5 और 4 9, यानी ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। तो इसको भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है और r बराबर यहाँ का हो गया 0, तो इसलिए जो HCF है HCF बराबर हो गया 196, यही हो गया इसका HCF। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो संख्या क्या है 255 और 867, भाग लगाइए 25 दिया 75 होता है, 3 से 5 दिया 15 के 5, 5 दिया 15 के 16 के 6, 3 दुना 6 7, भाग लगाएंगे तो कितना 7 में से 5 जाएगा 2, ये 0 बच गया और ये 1। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर और r डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ 102 255, 2 बार 200 4 बचेगा, 1 बचा 5 बचा, अरे हो गया। यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर और r डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ फिर से 51 में भाग दीजिए 51 से, 51 से देंगे तो 51 दूना 102 हो गया, ये क्या कट गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर बी क्यू प्लस और r बराबर क्या हो गया 0, तो इसलिए जो है HCF है HCF बराबर कितना HCF बराबर क्या हो गया 51। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर दूसरा है
कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर और b बराबर हम क्या कर लेते हैं 6 माना। तो b बराबर 6 माना, तो यहाँ r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान जो होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। b से हमेशा r छोटा ही होता है, तो एक का करकुल रखते हैं। r बराबर 0 पर अगर r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 0 यानी बराबर क्या 6q। फिर r बराबर 1 पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। उसके बाद r बराबर 2 पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर r बराबर 3 पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। इसके बाद r बराबर हम लेते हैं 4 पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। इसके बाद हम ले रहे हैं r बराबर कौन सा बचा 5 पर, तो a बराबर हो गया 6q प्लस 5। अब यहां हम लिख सकते हैं, यहां देख रहे हैं तो देखिए यहां क्या है, ये 6q है, यह 6 क्या है एक सम संख्या का अगर किसी के साथ गुणनफल नहीं करिएगा तो हमेशा सम होगा। और यहाँ 6q में अगर किसी संख्या एक को विषम को जोड़िएगा तो हमेशा सम में अगर कोई विषम संख्या जैसे 5 और जोड़ 3 कर दीजिए, पांच में कोई एक मिनट कोई सम संख्या लेना है ना, तो जैसे हम 8 कोई सम संख्या लेता हूँ और हमें कोई 5 विषम संख्या जोड़ी, 8 5 13 हमेशा विषम में आ जाएगा कि नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई सम संख्या में अगर हम सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम प्राप्त होगा, यदि कोई विषम संख्या में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, और यदि कोई सम संख्या में अगर हम विषम को जोड़ दिए तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। तो 6q तो आप जान रहे हैं क्या है, एक प्रकार का विषम सम संख्या है, और उसमें अगर एक जोड़ दिया है तो क्या हो गया ये विषम संख्या। जब r बराबर 2 रखें तो 6q प्लस 2 हो गया, तो अगर सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। r बराबर 3 रखे तो सम में अगर विषम जोड़े तो विषम आएगा, और 6q प्लस 4 है तो यहाँ सम में अगर सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, और सम में विषम जोड़े तो विषम आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ कौन 6q 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ए क्या माने थे हम विषम पूर्णांक, लेकिन ए विषम पूर्णांक है। तो ए विषम पूर्णांक है, इसीलिए 6q
और 6q+2 और 6q+4, ए का मान संभव ए का मान संभव नहीं है। तो हम इसलिए कह सकते हैं, अतः जो विषम पूर्णांक होता है, अतः विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। बस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, इसके लिए निकाल दीजिए HCF 616 और 32। तो निकालिएगा तो 32 से कितना 616, भाग लगाएंगे। एक बार 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 6, 32 से के बार लगेगा 9 बार लग जाना चाहिए। 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27, 1 28, 10 में 16, 16 में से 8 गया तो 8, 1 कट गया, ये भी कट गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर BQ+R, R डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब 8 से भाग दीजिए 32 में, फिर से 8 चौके 32 कट गया पूरा। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर BQ+R और R बराबर क्या हो गया यहाँ 0, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 8 हो गया। तो जो पूछता था क्या कि मार्च करने वाले समूहों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए मार्च करने वाले समूहों की अधिकतम संख्या बराबर कितना 8 हो जाएगा। नहीं हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे इसको दर्शाने के लिए कि मान लेते हैं माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर BQ+R। तो यहाँ b बराबर क्या होगा 3 है,
तो यहाँ b बराबर 3 मान लेते हैं, 3 माना। तो r के जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं, जो संभावित मान 3 से छोटा होगा, यानी 0, 1 या 2 हो सकता है। अब हम क्या ले रहे हैं, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, यानी इसको लिख सकते हैं 3q। अब वर्ग के रूप के लिए कहता है तो हम दोनों ओर क्या करते हैं, स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3q इंटू 3q, q से q को गुना कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर कर लीजिए 3m। यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, जो 3q स्क्वायर है उसके बराबर m, इसको लिख देते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, ये 3m हो जाएगा। अब जब r बराबर 1 हो, तो जब r बराबर 1 होगा, 1 मिनट, जब r बराबर 1 होगा तो देखते हैं, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1। तो जब a बराबर 3q प्लस 1, अब दोनों ओर हम करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे। तो इधर वाले को स्क्वायर करें, ये आएगा a स्क्वायर बराबर इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही। इसको आप बराबर में लिख सकते हैं, इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3 हो गया। इसमें से 3q स्क्वायर बचा, और प्लस में इधर क्या बचेगा, 2q बचा, और प्लस 1। अब यहाँ मान लीजिए क्या कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो, तो जब 3q स्क्वायर प्लस 2q हो तो इसको a स्क्वायर बराबर यहाँ भर दे सकते हैं, इसका मान क्या भर देंगे, m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब आगे क्या, जब r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों ओर क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसके बाद अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आप a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12, 12q प्लस 2 दूना 4। तो इसको बराबर में लिख सकते हैं, कॉमन लीजिए, तो आप इसको हमको 1 के रूप में लाना है, तो इसके क्या आप नहीं लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 के रूप में। अब इन सब में से a स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, इसमें से क्या करिए, जो ये है उसमें से क्या करिए, 3 कॉमन करिए। 3 कॉमन करेंगे तो इसमें से बचेगा 3q स्क्वायर, 12 में से 3 कॉमन हुआ तो ये बच जाएगा 4q, प्लस 3 में से कॉमन तो ये 1 बचेगा, प्लस इधर 1 तो था। अब
जहाँ m बराबर क्या लिख लेते हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो यहाँ a² बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तब फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, क्या क्या इसके अंदर हमने किया है। जो देखिए क्वेश्चन था उसके अनुसार हम मान लें कि माना कि a कोई धनात्मक क्या है पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहाँ b का वैल्यू क्या 3 मान लेते हैं, तो R के संभावित मान क्या हो सकते हैं 0, 1 या 3 से छोटा ही होगा, तो 0, 1 या 2 हो सकता है। जब R बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब दोनों और स्क्वायर करना होगा हमें क्योंकि वर्ग ज्ञात करना था, तो स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3q इंटू 3q के रूप में, तो हमको 3m के रूप में लाना है, तो इसलिए 3 को क्या कर लिए बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 3q स्क्वायर को मान लिया है m, तो इसलिए क्या हो जाएगा a² बराबर 3m। फिर जब r बराबर 1 हो तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 1 के रूप में, आज जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² और इधर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर 3q स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद अगर इधर a² करें हम लिखे और तो इस साइड क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब क्या करते हैं हम 9q स्क्वायर प्लस 6q में से हम कॉमन ले लेते हैं 3 को, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम m के बराबर इसको मान लेते हैं, m बराबर मान ले रहे हैं यहाँ 3q प्लस 2q को, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ गया 3m प्लस 1। अब r बराबर क्या ले लीजिए 2, तो जब r बराबर 2 हम लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, जब हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a² बराबर क्या लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे उसको, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 का 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस 12q, 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 प्लस 1 के रूप में। अब क्या करिए a² और इस सब में से कॉमन ले लीजिए 3 को, तो 9 में से कॉमन होगा 3, तो 3 बाहर, 6 12 में से 3 बाहर, तो 4 और ये 3 में से बाहर हो गया तो 1 बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के रूप में प्लस 1 इधर वाला को छोड़ दीजिए। अब जहाँ m बराबर क्या मान लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसलिए a² बराबर क्या होगा 3m प्लस 1। तथा हम कह सकते हैं कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वह 3m प्लस 1 या 3m के रूप का होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले क्वेश्चन में वर्ग था, यहाँ क्या पूछ रहा है घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसको एकदम इत्मीनान से करेंगे, आराम से करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि a कोई धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हम बी बराबर मान ले रहे हैं 3 माना, तो जो आर के यहाँ से भी संभावित मान क्या हो सकते हैं, संभावित मान 0 1। अब कहिएगा कि यहाँ तो 9 है तो आप 3 क्यों मान रहे हैं, 3 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 9 करेंगे तो उसके आर के संभावित मान 0 से लेकर 8 तक हो जाएंगे, तो 8 तक करना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 मान रहे हैं। 3 9 के फैक्टर का में 3 आता है, इसलिए हम बी को 3 मान ले रहे हैं, उससे भी आ जाएगा। देखिए मैं एक्चुअल हमको रिजल्ट दिखाना है 9m या 9m+1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है वह, तो हम क्या कर ले रहे हैं, r बराबर 0 पर, तो यहाँ क्या होगा, a बराबर 3q + 0, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, aq बराबर ये 3q हो जाएगा, 0 का तो कोई मान रहेगा नहीं, q करना है तो q बराबर ये क्या हो जाएगा 27q का q, इसको 9 चाहिए हमें, तो क्या कर ले रहे हैं, 9 को बाहर अगर करेंगे तो 9, तो यहाँ क्या बचेगा 3q का q। अब इसको लिख लीजिए 9m और लिख लीजिए यहाँ पे क्या कि जहाँ m बराबर क्या 3q का q हो, बस। इसके बाद आगे देखिए, अब क्या करेंगे, r बराबर हम लेंगे 1, और r बराबर किसको लेंगे, r बराबर लेंगे 1 को, r बराबर ले रहे हैं 1, r बराबर 1 पर, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q + 1, यहाँ q करिएगा तो इधर aq और इधर हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का q प्लस 3 × 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप पढ़े होंगे a + b का जो होल क्यूब होता है वह क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² प्लस b³। इसी फॉर्मूला के ऊपर हम क्या कर दिए हैं, इसको तोड़ दिए। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं a³ बराबर क्या, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इसको लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 3 आई 3 तिया 9 यानी 9 तिया 27q का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9q प्लस 1। आगे अब क्या करते हैं हम, a³ बराबर सब में से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, या 9 है तो 9 को 9 के रूप में लाना है तो 9 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, इधर प्लस 1 बच गया, तो a³ बराबर क्या लिख लीजिए 9m + 1, जहाँ लिखना पड़ेगा इसको m बराबर क्या 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करिए r बराबर 2 पर, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q + 2, दोनों तरफ क्या करेंगे q करेंगे, तो 3q + 2 का क्या हो जाएगा q होगा,
तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, 3q का क्यू प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 3a² भी था, 3 इंटू ए की जगह है 3q, 3q का स्क्वायर इंटू बी कितना है 2 प्लस 3 इंटू ये 3ab² था इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। इसको आप ए क्यू के बराबर लिख सकते हैं, 27 क्यू का क्यूब हो गया प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 आई 9 चौके क्या हो जाएगा 36 क्यू प्लस 2 का क्यू। अब क्या करिए, ए क्यू बराबर इन सब में से 9 को कॉमन कर सकते हैं, तो 3q का क्यू बचेगा प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इधर क्या 8। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहाँ 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। अब हमको यहीं तो रिजल्ट लाना था, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कॉमन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता। तो ये क्या है एक्सरसाइज 1.1 और इसके साथ उदाहरण और जो भी वास्तविक संख्या से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे उसको हम देखे हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, एक एक क्वेश्चन करके देखें, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए रहेगा वो सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन का आपको बारीकी पूर्वक हल करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई क्वेश्चन में कहीं समस्या रह जाती है तो आप कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट को देखेंगे और आपको जैसा समस्या रहेगा उसको आपको बताएंगे।